स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण भुगतान संतुलन को देखेंगे। भुगतान संतुलन किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब वह शेष विश्व से व्यापार कर रहा होता है तो वो शेष विश्व को कुछ वस्तुएं बेच रहा होता है और शेष विश्व से कुछ वस्तुएं प्राप्त कर रहा होता है। इन्हीं वस्तुओं, सेवाओं, दृश्य और अदृश्य समस्त चीजों का जिनका वो विनिमय कर रहा होता है, उन्हीं को हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भुगतान संतुलन की एक सामान्य परिभाषा के रूप में हम ये देख सकते हैं कि किसी देश का शेष विश्व से होने वाला समस्त आर्थिक लेन देन, यहां ये सबसे महत्वपूर्ण है, समस्त प्रकार का आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा ही भुगतान संतुलन कहलाता है। यहां समस्त आर्थिक लेन देनों में वस्तुएं, सेवाएं और वस्तुओं सेवाओं के साथ में जितनी भी विनिमय की प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिमय हो या स्वर्ण भंडारों में बढ़ोतरी और घटोतरी से संबंधित चीजें हों या और किसी फॉर्म में होने वाला विनिमय का कार्य हो, वो समस्त विनिमय का कार्य भुगतान संतुलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये एक व्यापक संकल्पना है। आप लोगों ने नाम सुना होगा व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी का एक संकुचित अवधारणा है जो केवल विजिबल आइटम्स के संबंध में हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म होता है। और लेकिन यहां भुगतान संतुलन एक व्यापक संकल्पना है जो सभी प्रकार की विजिबल और इनविजिबल वस्तुओं को सम्मिलित करता है। इसके बाद में भुगतान संतुलन के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह सदैव संतुलन की स्थिति में रहता है। भुगतान संतुलन में डबल एंट्री मेथड्स अडॉप्ट होता है। इसी का परिणाम है कि यह सदैव संतुलन की स्थिति में रहता है, कभी भी असंतुलन इसमें नहीं विद्यमान होता। और अगर असंतुलन की स्थिति है तो वो समस्त अर्थव्यवस्था के लिए संकट की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में हम ये देखें कि भुगतान संतुलन जब एक लेखा है तो उस लेखे को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहां पर लेखे को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला जो भाग है ये करंट अकाउंट होगा, दूसरा भाग कैपिटल अकाउंट और तीसरा भाग ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट होगा। ये 3 इसके भाग हमारे द्वारा किए जाते हैं। अब हम किस प्रकार से भुगतान संतुलन का लेखा तैयार किया जाता है, इन तीनों भागों में क्या क्या मदें सम्मिलित होती हैं, उन मदों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मदें इसके अंदर शामिल होंगी। इसके लिए यहां पर भुगतान संतुलन का लेखा बना हुआ है। एक तरफ हम क्रेडिट्स लिए हैं, दूसरी तरफ हमने डेबिट्स लिए हैं। क्रेडिट्स में जो रिसिप्ट्स हैं वो होंगी और डेबिट्स में जो पेमेंट्स होंगे हमारे वो होंगी। क्रेडिट साइड में हमारे एक्सपोर्ट्स आएंगे और डेबिट साइड में हमारे इंपोर्ट्स आएंगे। यहां पर 3 भाग, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमने प्रिपेयर किए हैं। इन्हीं तीनों का कंसोलिडेटेड फॉर्म बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में 3 मदें सम्मिलित होती हैं। गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स जब एक्सपोर्ट हो रही हैं तो ये क्रेडिट साइड में आएंगी और यही तीनों मदें जब इंपोर्ट हो रही हैं तो ये डेबिट साइड में आएंगी। इसके बाद में जो इस अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट है। इस कैपिटल अकाउंट में बोरोविंग्स आएंगी। सभी प्रकार की जो बोरोविंग्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। साथ ही जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका इनफ्लो हो रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड में इंक्लूड होगा। और डेबिट साइड में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में लेंडिंग्स होंगी तथा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो आउटफ्लो है वो आउटफ्लो इसमें इंक्लूड होगा। थर्ड पार्ट इसमें आता है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट में अगर फॉरेन होल्डिंग इंक्रीज हो रही है
इंक्रीज हो रही हैं फॉरेन होल्डिंग्स हमारे देश में, तो वो यहां पर ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाएंगी। जबकि जो इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स हैं, हमारे स्वर्ण भंडारों में बढ़ोतरी है, और होल्डिंग इन फॉरेन कंट्रीज जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो ये डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। ये एक संक्षिप्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक प्रारूप था। बैलेंस ऑफ पेमेंट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम कल भी एक वीडियो के द्वारा चर्चा करेंगे। आज इतना ही।